जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के द्वारा जो प्रथम प्रश्न पत्र करवाया जाता है, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य होता है, उसमें जो यूनिट डेडिकेट है आईसीटी से संबंधित, उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसके प्रीवियस के वीडियो में करीबन 25 क्वेश्चन हमने आईसीटी से रिलेटेड करवाए, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, और कंप्यूटर कंपोनेंट्स और डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर कंपोनेंट में इसने दिया है रैम। आपने अभी तक तो जान ही लिया होगा कि रैम कितना इंपॉर्टेंट है ना प्राइमरी मेमोरी के तहत। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे रैम दिया है, रैम, दूसरा है डीबीडी रोम, है ना, और इसके बाद जो दिया है ALU और CPU। अब इसमें आपको क्या करना है, इनके विवरण दिए हैं कि कौन सा कार्य किसका है। जैसे यहाँ दिया है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, गणना और तुलना संबंधी संक्रियाएं कौन करता है, केवल एक बार लिखा जा सकता है, या कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखता है। तो इसमें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डेविएट नहीं होता है, चीज़ें आपको इंग्लिश में भी है यहाँ पे। तो डीवीडी रोम के बारे में है और इन सारे के परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर कंपोनेंट हैं जिनमें जो रैम होता है, रैम, है ना, तो रैम जो है ये क्या करता है, कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को ये चालू रखता है। लेकिन आपने ये भी देखा था ये अस्थाई प्रकृति का होता, अस्थाई नहीं होता है ना। जैसे ही लाइट कटी आपका कंप्यूटर बंद हुआ, आपके डेटा गायब। तो कंप्यूटर पर जो भी वर्तमान में चल रहा है प्रोग्राम है उसको चालू रखने का काम करता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीवीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या काम करता है, केवल एक बार लिखा जा सकता है। ROM, केवल एक बार लिखा जा सकता है। ALU, जिसको हम अर्थ लॉजिक यूनिट कहते हैं, वो गणना और तुलना संबंधी संक्रियाएं करता है। और CPU को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। देखिए निम्नलिखित अधूरे वाक्य पर आपको विचार करना है। यहाँ पे दिया है 3G जो होता है, 3G एक क्या है, 3G एक, बीच में आपको गैप दिया है, रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया ब्लूटूथ एक क्या है, किस रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र का कीमत वाला साधन है। अब ध्यान रखिए 3G से तो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन ब्लूटूथ से इससे पहले क्वेश्चन आया था, कितने रेंज में ये ट्रांसमिशन होता है, ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में आपने क्वेश्चन किया होगा। तो यही हम कह रहे थे कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है अगर बहुत ध्यान से आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और ये आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। अब जैसे यहाँ पे दिया, नीचे दी गई सूची से क्रम में सही संबंध को चुनना है, और चुन के जो है संबंध को वहाँ पे लगाना है। लंबी, छोटी, निम्न या उच्च। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली है कि छोटी रेंज वाली है, निम्न रेंज का है कि उच्च रेंज का है। तो ब्लूटूथ के बारे में आपको यहाँ पे देखिए इन सारे बॉक्स को जो है फिलअप करना है। जैसे हमने ब्लूटूथ पढ़ा, तो ब्लूटूथ क्या है, ये शॉर्ट रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है ना। तो आपने सीधे यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया कि ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज की बेतार टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। और ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र का निम्न कीमत वाला साधन है, बहुत ज़्यादा महंगा वाला साधन नहीं है, बहुत ही ब्लूटूथ के माध्यम से आप सस्ते में चीज़ों को, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और जो 3G है, 3G क्या है, एक लंबी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए हाई बैंडविड्थ की भी आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में देखें तो कंप्यूटर सिस्टम में जो प्राइमरी स्टोरेज है और द्वितीयक स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, उसमें अगर आपको अंतर करना है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है। तो प्राइमरी स्टोरेज धीमा, अधिक खर्चीला और अनवरत होता है। प्राथमिक स्टोरेज जो होता है तेज, अधिक खर्चीला और अनवरत होता है। प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं कम खर्चीला होता है और अनवरत नहीं होता है। और प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं अधिक खर्चीला होता है और अनवरत नहीं होता है। तो जब भी कंप्यूटर में आप देखिए कि स्टोरेज की बात आए, उसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी में अंतर, तो जो प्राइमरी होता है वो प्राइमरी स्टोरेज
तेज और ज़्यादा खर्चीला होता है। कोई भी चीज़ बहुत फास्ट चल रहा है तो वो फास्ट में बहुत ऊर्जा व्यय कर रहा है तो अधिक खर्चीला होता है और अनवरत नहीं होता, अनवरत यानी लगातार नहीं होता है। जबकि जो सेकेंड स्टोरेज है उससे अपेक्षाकृत तो पहले वाले से धीमा भी है, और धीमा है तो सस्ता भी है, लेकिन ये अनवरत होता रहता है। अब जैसे प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है, रैम भी आता है, रोम भी आता है ना। तो रैम और रोम पहले में आता है, और जो सेकेंडरी वाले में है फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है। तो फ्लॉपी डिस्क है, सीडी, डीवीडी ये धीमे भी हैं, सस्ते भी है, लेकिन ये अनवरत चलते हैं। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम जो है वो तेज होगा और ज़्यादा खर्चीला होगा, पर अनवरत नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डीवीडी रोम है, अभी जस्ट हमने देखा था ना, यही हम कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके सब टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएंगे, क्योंकि लगभग हर 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन डिवाइड है, तो आपके आईसीटी से क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं फिर। अब जैसे इसने कहा कंप्यूटर में डीवीडी रोम, अभी हमने आगे देखा, जैसे यहाँ पे दिया कि कंप्यूटर में डीवीडी रोम क्या होता है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार आप देख सकते हो या लिखा जा सकता है, एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है। तो डिवाइस के बारे में ये काम भी पूछ रहा है कि हर एक डिवाइस का फंक्शन क्या है। अब देखिए जब हम क्वेश्चन आपको करा लेंगे तो जब हम इसके जो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो हमें ये दिमाग में आइडिया रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किनको हमें जोर दे के आपको पढ़ाना है। ये देखिए जो पढ़ने का है ना, एक वैज्ञानिक तरीका है कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझा, और कॉन्सेप्ट समझते समय आपको क्वेश्चन याद आ रहे हैं। बिल्कुल इसको कहते हैं कि ये कोई भी जो साइंटिफिक तरीका पढ़ने का होता है वो इसी तरीके से फॉलो करके चीज़ों को हैंडल करता है। तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में डीवीडी रोम, तो कंप्यूटर में डीवीडी रोम क्या है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसे केवल एक ही बार जो है लिखा जा सकता है डीवीडी रोम को यूज करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होता है, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा सही है। कंप्यूटर जो मेमोरी है उसके संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा सही है। कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी है ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पूछ रहा है, तो कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। चुंबकीय मेमोरी जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है। जो फ्लैश मेमोरी होता है वो वोलेटाइल है, या रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, हमें इसके बाद जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको मेमोरी को अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी है इसके संबंध में ये है, तो यहाँ पे देखिए जो कैश मेमोरी होता है वो वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में सही क्या है, जो कैश मेमोरी है, जिसे आप पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें एक कैश मेमोरी भी है। जो कैश मेमोरी है ये वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रैम है ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी प्रकृति के हैं। ये नहीं कि नॉन वोलेटाइल है, ये सब क्या अस्थायी प्रकृति के हैं। कैश है, रैम है। रिसाइकिल बिन विंडोज ओएस में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां किससे हटाई गई फाइलें रहती हैं। तो रिसाइकिल बिन में आप देखते हैं ना, सारे कूड़े कचड़े उसी में रहते हैं। फिर जब आप रिसाइकिल बिन से अपने मोबाइल में कुछ भी साफ़ करते हैं तो वो एरिया साफ़ हो जाता है। अदरवाइज आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में पड़ा ही रहता है। तो वही कह रहा है कि जो रिसाइकिल बिन विंडोज ओएस में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ किससे हटाई गई फाइलें वहाँ पर जाके सेव होती रहती हैं। हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, सीडी रोम से, तो वो कहाँ से जाके फाइलें वो जाके वहाँ पे सेव रहती हैं। तो रिसाइकिल बिन विंडोज ओएस में एक ऐसा एरिया जहाँ हार्ड डिस्क से, हमने देखा था हार्ड डिस्क जो होता है ये परमानेंट जो मेमोरी होता है, तो हार्ड डिस्क से जब भी हटाई गई फाइलें होती हैं वो रिसाइकिल बिन विंडोज में होती हैं। बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम कम से अधिक की ओर के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी के सही क्रम की पहचान करना है। रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो इनको आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको इनको क्या करना, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस। इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस के अकॉर्डिंग आपको करना है, इसको लगाना है क्रम से। तो यहाँ पे अगर हम क्रम से देखें इनका,
तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्स, इसके बाद है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्रम है रजिस्टर्स, कैश, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। नीचे दो कथन दिए गए हैं। किसी 3 अंकों वाली दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है। किसी 3 अंकों वाली जो दशमलव संख्या है उसको स्टोर करना, उसके लिए अपेक्षित जो बिट है उसकी न्यूनतम संख्या 10 है। दूसरा दिया है क्वेश्चन कि किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स या बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जहां 1 पेटाबाइट 250 बिट्स के बराबर है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जो किसी तीन अंकों वाली दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है, ये कथन सही है। 3 अंक का कोई है तो 3 अंक वाला दशमलव संख्या को स्टोर करना, उसके लिए जो बिट्स की न्यूनतम संख्या वो 10 है। और किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जहां 1 पेटाबाइट 250 बाइट्स या 253 बिट्स के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एल्गोरिदम कोई आउटपुट नहीं दे सकता। जो एक एल्गोरिदम है वो कोई आउटपुट नहीं दे सकता। दूसरी बात कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभियुक्त एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। तीसरा ये है कि ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिदम को फ्लोचार्ट कहा जाता है। चौथा कि एक एल्गोरिदम में अनुदेशों का अनंत क्रम हो सकता है। तो कंप्यूटर में एल्गोरिदम से क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम कोई आउटपुट नहीं दे सकता या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभियुक्त एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिदम को फ्लोचार्ट कहते हैं। तो क्या है एल्गोरिदम? तो प्रोग्रामिंग भाषा में देखें तो प्रोग्रामिंग के भाषा में अभिव्यक्त जो एल्गोरिदम है उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ग्राफ के रूप में एल्गोरिदम को फ्लोचार्ट कहते हैं। सीडीएमए क्या है? सीडीएमए कोड डिविजनल मल्टीप्लेक्स्ड एक्सेस। तो आपको इसका फुल फॉर्म देखना है कि क्या है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मोबाइल एक्सेस या कोड डिवीजन मोबाइल अडेप्टर। तो यहाँ पे देखिए जो सीडीएमए है उसका मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। एक चैनल एक्सेस विधि है जो विभिन्न रेडियो संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का क्या मतलब है? सीआरटी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का क्या मतलब होता है? तो कैथोड रे ट्यूब होता है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का तात्पर्य कैथोड रे ट्यूब से है। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जो पारंपरिक कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। सीआरटी डिस्प्ले पर छवि स्क्रीन के सामने स्थित फास्फोरस की ट्यूब के पीछे से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर बनाई जाती है। यहाँ दिया है हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है। एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क है एक प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा समानता पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से ज़्यादा होता है। और कथनों में से सही कथन को चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसका प्रयोग किसी भी कंप्यूटर में डेटा है, फाइल है, ऑडियो है, वीडियो है, उनको सुरक्षित या संरक्षित करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में काम करता है। जो बाहरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा, फाइल, ऑडियो, वीडियो इनको संरक्षित करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे वो काम करता है। यह कंप्यूटर के अंदर स्थित नहीं होता है। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क की क्षमता किसी अन्य बाहरी यंत्रों से ज़्यादा होती है। संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये द्विविभाजक जो बाइनरी होता है, बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी जो सिस्टम है ये कह रहा है कि जो बाइनरी सिस्टम के तहत, बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। वह अंक है 0 और 1, जिनका प्रयोग द्विभाजक संख्या प्रणाली के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है? तो इस तरीके से 35 का अगर आप बाइनरी इस तरीके से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्रम से आया हुआ है और अतः बाइनरी संख्या यहाँ पे क्रम से वही दे दिया गया है।
बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का क्या अर्थ है? तो एटीएम से पैसे निकालते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का अर्थ ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है जो मूल लेन देन के लिए प्रयोग में आता है, जिसका आविष्कार किसने किया था एटीएम का? जॉन शेपर्ड वेरन ने, है ना। एटीएम का जॉन शेपर्ड वेरन ने, डो ड्यूकॉन्ग और डोनाल्ड बेर्जल ने। तो जॉन शेपर्ड वेरन, डो ड्यूकॉन्ग और डोनाल्ड बेर्जल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 1 अरब बिलियन संलक्षणों का प्रतिरूपण है? तो ये है गीगाबाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1000 बाइट, है ना। गीगाबाइट में आप देखिए तो ये कह रहा है कि 1 अरब का, तो उसको काउंट करेंगे। निम्नलिखित में से सही युग्म का पहचान करना है। अब यहाँ भी देखिए फुल फॉर्म ही दिया है, आपको पहचाना AVI, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर HDD, क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू। नीचे दिए गए में सही से वर्णन करना है। जैसे AVI, तो AVI ऑडियो वीडियो इंटरलेप मल्टीमीडिया प्रारूप है जिसका AVI विस्तार है। AVI जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल AVI। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जो दिया गया है उसको सही युग्म को क्या करना है, पहचान करना है। तो पहचान में जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो सही है। बाकी AVI जो होता है, AVI ये ऑडियो वीडियो, A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो, ये ऑडियो वीडियो इंटरलेप मल्टीमीडिया का प्रारूप है। एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो विंडोज, एंड्रॉयड और IOM आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। HDD इसका पूर्ण रूप है हार्ड डिस्क ड्राइव, यह आंकड़ों का भंडारण करता है। और उबंटू एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। BCD का क्या मतलब होता है? VCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बीट कोडेड डेसिमल, कोडेड डिजिट। तो यह बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD। यह दशमलव संख्या को उनके बाइनरी समकक्ष में बदलने की एक प्रक्रिया है। इसमें डेसिमल के प्रत्येक अंक को 4 बिट बाइनरी या 8 बिट, आमतौर पर 4 बिट में बदल दिया जाता है। कीबोर्ड की किस की को उपरांतिक की संज्ञा, मॉडिफायर की का नाम दिया जाता है? हम लोग जब भी कीबोर्ड पढ़ाते हैं, कीबोर्ड पे काम करते हैं, तो उसमें ढेर सारी कीज आप देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी की है जो जिसे हम कहते हैं कि मॉडिफायर की है। वो CTR यानी कंट्रोल को, शिफ्ट को, इंड को, अल्ट को, और हिंदी में उसको कह रहा है कि उपांतरिक की संज्ञा का नाम देते हैं। तो हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी वाला इतना कठिन रहेगा कि वो फंसा ही देता है। तो जो उपांतरिक की, मॉडिफायर की होता है, जो बटन के साथ प्रेस करने पर किस कार्य को करता है, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है वो कौन सा की है। यहाँ पे शिफ्ट। कंट्रोल दिया है कि और इस पे अगर देखिए बटन के साथ प्रयोग करते हैं तो और चेंज कर देता है, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, ऑल्ट है। 5 द्विअंकी कूट से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं? 5 बाइनरी जो कूट है उसके प्रत्येक कूट के लिए 0 और 1 दोनों संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो सभी स्थानों के लिए 2 मान होंगे, 2 करके 32। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोगकर्ताओं को दस्तावेज को कॉपी करने में से कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देते हैं? स्पैमर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। तो ये होता है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग किसी बाहरी दस्तावेज जैसे चित्र या लिखित दस्तावेज को स्कैन करके, कॉपी करके उसको बाहरी दस्तावेज को एक डिजिटल प्रारूप में आप रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में बदलते हैं, जिसे कंप्यूटर पर देखा या संपादित कर सकते हैं। प्लॉटर निम्नांकित में से किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है? प्लॉटर क्या होता है? अपनी गुणवत्ता की ग्राफिक्स प्रदान करने वाली इनपुट डिवाइस है। ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस है। अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के संग्रहण के लिए है। यह इनपुट के साथ साथ आउटपुट लेने के बहुउद्देशीय डिवाइस है। तो प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक आउटपुट यंत्र है जिसका उपयोग स्याही पेन द्वारा छवियों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्याही पेन द्वारा छवियों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, या कागजों पर बड़ी वेक्टर ग्राफिक फाइलों और डिजाइनों से बिंदु रेखा खींचकर हार्ड प्रतियां बनाता है। और प्लॉटर पहला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस था जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता था। भंडारण
इकाइयों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए भंडारण से पहले भी क्वेश्चन आया ना कि टेराबाइट, बेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, तो यहाँ पे देखिए क्रम से यहाँ पे देखिए डिवाइड करके दिखाया गया है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे इकाई और माप बाइट में, किलोबाइट में 10⁻3, मेगा तो 6, गीगा हो गया 10⁻9, तो किलो, मेगा, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, तो किलो, मेगा हो गया, फिर गीगा हो गया, टेरा 10⁻12, पेटा 15 हो गया, एक्सा 18 हो गया, जट्टा 21 हो गया, योट्टा 22 हो गया, तो जट्टा 21, योट्टा 24। ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से किसका क्रय और विक्रय शामिल है। तो ई कॉमर्स में इंटरनेट पर उत्पाद एवं सेवाओं का। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने समाज की जीवन शैली को बदल दिया। ई कॉमर्स की मदद से इन उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं को कंप्यूटर नेटवर्क से प्राथमिक रूप से इंटरनेट के जरिए खरीदा बेचा जा सकता है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी सॉफ्टवेयर वही चीज़ है, माउस, मॉनिटर, कैच, पाइथन। आपको इसमें भी देखिए पहचानने वाला क्वेश्चन दिया है कि जो भी डिवाइस में है इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, मेमोरी कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जैसे इनपुट डिवाइस यहाँ पे देखिए तो इनपुट में माउस है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है, मेमोरी, कैच है, सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा है तो पाइथन जो है, इसमें जो है पाइथन सॉफ्टवेयर है। तो उम्मीद है कि हमने कुल 50 क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस के, और ये भी देखिए जो क्वेश्चन कर रहे थे ये 2020 में आया था। दरअसल आप देखते हैं कि नेट का एग्ज़ाम जो होता है साल में 2 बार कंडक्ट होता है और बहुत सारे सेट बनते हैं, तो आपको एक ही शिफ्ट के काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं उसी टॉपिक से। तो इससे बेटर आज तक कितने नेट के पेपर हुए हैं उन सारे का क्वेश्चन यहाँ पे लेके उपस्थित है, तो घूम फिर के क्वेश्चन वही बनता है। बस इन क्वेश्चन के साथ आप उनके कॉन्सेप्ट को भी देखते रहिए और आपका एक यूनिट तैयार हो जाएगा, है ना। और चैनल पे आपको इन्वायरमेंट से संबंधित यूनिट भी कवर करा रहे हैं, उनको भी देखिए। तो आपको इन्वायरमेंट और इन दोनों यूनिट को लेके चलिए, फिर इसके बाद हायर एजुकेशन वाला लेके आएंगे, शोध अभिवृत्ति है, फिर शिक्षण अभिवृत्ति है, तो उनको भी करा देंगे, ठीक है। तो कृपया आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इन वीडियोज़ को शेयर करिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, उनको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को जल्दी ही हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।